आप सभी का स्वागत है प्रकाश सर जीके ग्रुप में इस ऑनलाइन क्लास में। और यह अपने संविधान की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें अपने कर चुके हैं। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या नए उपबंध है वो जोड़े गए। अब अपने नेक्स्ट उससे आगे शुरू करते हैं कि जो 1935 का भारत सरकार एक्ट आया और उसके बाद हमारा जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया 1947 का, उसके मध्य में क्या नए एक्ट आए और क्या सुधार है वो किया गया, तो उसके बारे में अपने देख लेते हैं। तो आगे 1935 से एक्ट से आगे, तो 1935 का एक्ट आने के पश्चात प्रांतीय चुनाव हुए और प्रांतों के चुनावों में 1937 में हुए थे। 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए और उन प्रांतों के चुनाव में राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसको भारी सफलता मिली और उसके अंदर 11 ब्रिटिश प्रांतें थी। मुख्य 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुए, तो उसमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई 6 प्रांतों में, क्योंकि उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था। और बहुमत कहाँ नहीं मिला, उनको बहुमत नहीं मिला वो थी बंगाल और पंजाब। ये 2 प्रांतें थे। यहाँ पर मुस्लिम लीग ने अपना बहुमत साबित किया और मुस्लिम लीग ने यहाँ पर सरकार बनाई। मुस्लिम लीग की बात करें तो बंगाल में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई, उनको बहुमत प्राप्त हुआ। और अगर बात करें पंजाब में, तो यहाँ पर यूनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। यहाँ पर कृषक पार्टी मिली थी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में। तो ये इन 2 जगहों पर मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी, यहाँ पर इनको बहुमत मिल गया था। लेकिन उसके अलावा 2 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनाई कांग्रेस ने, और मिली जुली सरकार कहाँ कहाँ बनी, एक तो सिंध में और एक असम में। इन 2 प्रांतों में कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई, क्योंकि इनको बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को इन 2 प्रांतों में। और 6 प्रांतों में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था, जिसलिए उन्होंने वहाँ पर अपनी सरकार है वो बनाई। वो कौन कौन सी थी, और ध्यान रखना बहुमत 6 में तो इन्हें स्पष्ट बहुमत मिल गया था कांग्रेस को, लेकिन एक प्रांत है जहाँ पर उन्हें बहुमत तो स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला था, फिर भी वो सरकार बना चुके थे। इसलिए कुल मिलाकर 7 प्रांतों में इन्होंने अपनी सरकार है वो बनाई थी राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी प्रांतें थी। बंगाल में तो मुस्लिम लीग ने बनाई थी। उसके अलावा बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पश्चिमी सीमांत प्रांत, मद्रास, बंबई और उड़ीसा। ये जो प्रांतें हैं, मुख्य 7 प्रांतें जहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, अपने बहुमत साबित किया। और 2 जगह मुस्लिम लीग ने अपना बहुमत साबित किया और 2 में मिली जुली सरकार बनाई कांग्रेस ने, वो सिंध और असम में। तो ये कुल 11 मुख्य प्रांतें थी, अंग्रेज ब्रिटिश प्रांतें थी, जहां पर चुनाव हुए थे और भारी बहुमत मिला यहाँ पर कांग्रेस को। उसके बाद चुनाव होने के बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया और अगस्त प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था वो देख लेते हैं। क्योंकि
आपको पता होना चाहिए कि 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, और इसी समय अंग्रेजों को सहायता की आवश्यकता थी भारतीयों का सहयोग चाहिए था दूसरे विश्व युद्ध में, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में भारतीयों ने सहायता की थी यहाँ पर अंग्रेजों की, इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने मांग की थी कि भारतीय हैं जो हमारी सहायता करें। तो इसीलिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया। (1940) में, और इस समय वायसराय जो थे, भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो है वो भारत के वायसराय थे इस समय, और इस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड जो हैं वो गोलमेज सम्मेलन के समय थे। और यहाँ पर विंस्टन चर्चिल जो है यहाँ प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के दूसरे विश्व युद्ध के समय, और वायसराय जो थे उस समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 1940 में, और इस अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या शर्तें रखी गई? इसमें शर्तें ये रखी गई कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे। उसके अलावा संविधान सभा के जो गठन किया जाएगा उसमें सभी सदस्य जो होंगे उनमें से लगभग सदस्य हैं वो भारतीय होंगे। इसमें यह नहीं कहा गया कि पूर्ण सदस्य, लगभग सदस्य वो भारतीय होंगे जो चुनेंगे इनको। तो उसके अलावा इन्होंने कहा कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन यहाँ पर सहायता मांगी गई भारतीयों की कि भारतीय हमारी दूसरे विश्व युद्ध में सहायता करें। तो ये अगस्त प्रस्ताव आया जिसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके जो भारत विभाजन का जो शर्त रखी गई थी वो पूरी नहीं हुई थी। सांप्रदायिक आधार पर उनका क्षेत्र अलग की मांग की गई थी, वो भी नहीं हुई थी। तो इसीलिए यहाँ पर इस अगस्त प्रस्ताव का मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया और राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। और उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन है वो लागू किया गया, क्रिप्स प्रस्ताव लागू हुआ। क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स है वो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए, और इस क्रिप्स प्रस्ताव है वो इसी का ही रूप, अगस्त प्रस्ताव का ही एक सुधरा हुआ रूप माना जाता है। लेकिन वही बातें इसमें भी दोहराई गई, लेकिन इसमें एक शर्त और जोड़ दी गई, इसमें जो सदस्य, कार्यकारिणी में जो सदस्य होंगे सभी भारतीय होंगे। जो कार्यकारिणी है, जो वायसराय की कार्यकारिणी है, उसमें सभी सदस्य है वो भारतीय होंगे, और संविधान का निर्माण जो करेंगे वो सभी भारतीय ही करेंगे, कोई भी ब्रिटेन का नहीं होगा। और जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसके अंदर ये लिखा गया था 1940 में कि लगभग सदस्य भारतीय होंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव में, अगस्त में तो लगभग भारतीय होंगे, मतलब थोड़े बहुत अंग्रेज सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव जो आया इसमें यह रखा गया कि केवल सभी सदस्य जो हैं वो भारतीय ही होंगे। इस क्रिप्स प्रस्ताव में यह निर्धारित किया गया। उसके अलावा अंग्रेजों द्वारा इसमें सहायता मांगी गई कि हमारी सहायता करें। जो विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरे विश्व युद्ध में जो भारतीय हैं हमारी सहायता करें, और जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होगा हम संविधान सभा का गठन करेंगे। तो यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा और देश के लिए अलग से संविधान बनाया जाएगा। यह इसमें शर्त रखी गई थी जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था।
लेकिन इसको नामंजूर कर दिया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी नामंजूर कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी इसको नामंजूर कर दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको नामंजूर करने का कारण ये था कि वो चाहते थे कि हमें संविधान सभा का गठन करना तो है ही, तो यह युद्ध समाप्ति के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? क्योंकि उस समय जब ये क्रिप्स प्रस्ताव आया था, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध 1945 में जाकर समाप्त हुआ, 1942 के समय किसी को नहीं पता था कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त होगा, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो हमारे संविधान सभा का गठन है वो विश्व युद्ध के बाद नहीं, पहले होना चाहिए। तो इसी मांग को लेकर इसको ठुकरा दिया गया 1942 में जो आया था क्रिप्स प्रस्ताव। जब राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य थे इनको लगा कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तभी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है वो की। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ वो कब हुआ? 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो वो भी 1942 में इसी क्रिप्स प्रस्ताव के बाद में ही ये शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। और इस बात क्रिप्स प्रस्ताव के आने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आ गया। तो उसके बाद लिन लिथगो जो थे वायसराय थे पहले, उनके स्थान पर लॉर्ड वेवेल भारत के नए वायसराय बना दिए गए। वायसराय नए बने 1944 में। नए वायसराय वो थे लॉर्ड वेवेल, मतलब लिन लिथगो के स्थान पर नए वायसराय आ गए हमारे लॉर्ड वेवेल। तो हमारे एक क्वेश्चन ये बनता है वायसराय के बारे में कि उस समय जो घटना हुई थी उस समय कौन सा वायसराय था भारत में। तो जैसे अपने बात करें गोलमेज सम्मेलन की, तो उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन था। उसके बाद अगर बात करें अपने विश्व युद्ध चल रहा था उसमें कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो था। और अगर बात आती है 1944 के बाद, तो हमारा जो वायसराय है वो किसे बनाया गया? लॉर्ड लिन लिथगो के स्थान पर, तो वो बनाया गया था लॉर्ड वेवेल को बनाया गया था। और लॉर्ड वेवेल के पश्चात 1945 में चुनाव हुए और चुनावों के बाद नई पार्टी की सरकार बनी। चर्चिल के स्थान पर नए प्रधानमंत्री बन गए ब्रिटेन के एटली, क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली को नया प्रधानमंत्री बना दिया गया ब्रिटेन का, जो लेबर पार्टी से थे। तो लेबर पार्टी की सरकार बन गई और प्रधानमंत्री बन गए क्लीमेट एटली चर्चिल के स्थान पर। और ये उदारवादी माने जाते हैं हमारे क्रांतिकारियों के लिए। तो हमारे देश के लिए इन्होंने ये स्वतंत्रता के पक्ष में थे, ये कि भारत को स्वतंत्रता है वो मिलनी चाहिए, इसी पक्ष में थे ये क्लीमेट एटली। और क्लीमेट एटली की सरकार बनने के बाद इन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा। तो क्लीमेट एटली चाहते थे कि भारतीयों के लिए जल्द ही संविधान सभा का गठन होना चाहिए, क्योंकि 1945 में विश्व युद्ध है वो समाप्त हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध के समाप्त होते ही वहाँ पर चुनाव हुए थे और चुनावों में इटली की सरकार है वो बन गई थी। और सरकार बनते ही मार्च 1946 में, यह 23 मार्च 1946 को ध्यान रखना, 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन है वो भारत पहुंचा था। और इसके जो सदस्य थे वो देख लो, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर,
और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स वही है जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए थे। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, मतलब अपनी कैबिनेट के कुछ सदस्यों को उन्होंने भारत भेजा कैबिनेट मिशन के रूप में, क्लीमेट एटली ने। और वो कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 23 मार्च 1946 को वो भारत पहुंचा। और इसी के आधार पर इन्होंने कैबिनेट मिशन ने भारत में आने का लक्ष्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, वो देख लेते हैं कि इसका क्या लक्ष्य था। इसका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि भारत में संविधान सभा का गठन करना। तो उद्देश्य की बात करें, कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या क्या थे? तो पहला मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। और इसका गौण उद्देश्य की बात करें, मतलब जब ये कैबिनेट मिशन आया था उस समय ये उनका लक्ष्य नहीं था। गौण उद्देश्य सिर्फ उनका उद्देश्य यही था कि हमें यहाँ पर संविधान सभा का गठन करना है जो संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको पता चला, उसके बाद उन्होंने एक और लक्ष्य निर्धारित किया, वो था भारत का विभाजन। तो इनका एक उद्देश्य यह भी था, बन गया बाद में। यहाँ की परिस्थितियां देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर केवल संविधान सभा का गठन ऐसे ही नहीं किया जा सकता, यहाँ पर भारत का विभाजन भी होगा, ऐसे संभव नहीं है संविधान सभा का गठन करना। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर संप्रदाय हैं जो दो अलग अलग हो गए हैं, मुस्लिम और हिंदू, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर भारत का विभाजन की रूपरेखा है यहाँ पर रख दी थी। तो इसलिए गौण उद्देश्य हम मानेंगे भारत का विभाजन, और मुख्य उद्देश्य इसका कैबिनेट मिशन का वो था संविधान सभा का गठन करना। अब संविधान सभा के गठन के लिए कुछ शर्तें रखी गई कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाएंगे, किसका निर्धारण कैसे होगा। तो इसी के आधार पर प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य है वो चुना जाएगा। और इस जनसंख्या के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या है निर्धारित की गई 389, 389 सदस्य है वो निर्धारित किए गए। और इन 389 सदस्यों की अगर बात करें कि 389 सदस्यों में ब्रिटिश प्रांतों के लिए कितने होंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए कितने होंगे और देशी रियासतों के लिए कितने होंगे, उसका निर्धारण भी इसमें किया गया। वो देख लेते हैं अपने। तो टोटल 389 सदस्य थे, उनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुने जाएंगे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 सदस्य देशी रियासतों से। अब ये निर्धारित कर लिया गया कि सदस्य कितने कितने ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, कितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे और कितने देशी रियासतों से होंगे। अब बात आती है चुनाव की। तो इनका चुनाव है वो कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए ये जो सदस्य हैं इनका तो होगा निर्वाचन, यहाँ पर निर्वाचन करवाया जाएगा, उसके आधार पर ही सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन जो देशी रियासतों के सदस्य हैं उनका चुनाव कौन करेगा? उनका चुनाव करेंगे राजा, यानी वहाँ देशी रियासतों में जो राजा शासन कर रहे हैं वो। और उसके अलावा अलग अलग देशी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना उसमें हो गई थी। तो प्रजामंडल के मुख्य जो अध्यक्ष हैं वो और राजा, वहाँ के जो शासक हैं वो मिलकर इन सदस्यों का चुनाव करेंगे।
मतलब यहाँ पर निर्वाचन, इनके लिए निर्वाचन नहीं होगा, और जो ये सदस्य हैं ब्रिटिश प्रांतों के और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के, इनका चुनाव होगा। अब बात करें ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आते हैं, मुख्य थे, इनके नाम देख लेते हैं। एक तो था कुर्ग, जो वर्तमान में कर्नाटक में आता है। एक था बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का भाग आता है, और एक था दिल्ली, और एक था अजमेर मेरवाड़ा। तो ये 4 जो क्षेत्र थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र माने जाते थे उस समय। तो यहाँ से 4 सदस्य और 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाएंगे। चुने कैसे जाएंगे वो आपको बता दिए। यहाँ निर्वाचन होगा और यहाँ राजा और प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं वो इनका निर्वाचन है वो करेंगे, उनको चुनेंगे। तो ये 379 सदस्य है वो निर्धारित है, इसके द्वारा किए गए थे। और इनमें महिला सदस्यों को भी निर्धारित किया गया कि महिलाएं कितनी होगी। तो इसमें कुल 379 सदस्यों में 15 महिलाएं होंगी। तो 15 महिलाओं इसमें निर्धारित की गई। तो महिलाओं को आरक्षण भी इसमें दिया गया था कि 15 महिलाएं हैं वो चुनी जाएंगी यहाँ से 379 सदस्यों में से। अब सदस्यों का निर्धारण हो गया, सदस्यों का चुनाव हुआ, और चुनाव में – 208 सीटें मिली कांग्रेस को और 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को। तो मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, 208 सीटें कांग्रेस को मिली और 6 सीटें जो बच गई वो निर्दलीयों को प्राप्त हुई। तो इस तरह से ये 208 और 73 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिला यहाँ पर, और कांग्रेस को बहुमत मिल गया। इसीलिए संविधान सभा का बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग है वो संविधान सभा में भाग नहीं लेगी, प्रथम बैठक हुई उसमें भी भाग नहीं लिया उसने। तो संविधान सभा का बहिष्कार किया, इसलिए किया क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं मिला था, केवल 73 सीटें ही इनको मिली थी और इनकी मांगें इससे पूरी होने वाली नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार किया। अब उसके बाद जैसे ही संविधान के सदस्यों का चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना है वो की गई। अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना की गई और अंतरिम मंत्रिमंडल सितंबर 2 सितंबर 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई और इस मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन है, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया इसका, और उपाध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष बने और अध्यक्ष थे, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था इसमें। और उसके अलावा कुछ विभाग थे, जैसे रक्षा विभाग दिया गया बलदेव सिंह को, खाद्य विभाग दिया गया राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, शिक्षा विभाग दिया गया सी राजगोपालाचारी को, तो
तो इस तरह से अलग अलग विभाग है वो बांट दिए गए सभी में। जो राजनेता मुख्य राजनेता थे, जो अध्यक्ष थे उस समय, तो उनको दे दिए गए। ये अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य है वो बना दिए गए। लेकिन मुख्य रूप से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का याद रखना कि इसका क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इस तरह से मंत्रिमंडल की स्थापना हो गई। अगर अपने सीक्वेंस याद नहीं रहता है तो अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको लेकर चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर संविधान सभा बनी, सदस्यों का चुनाव हुआ, उसी तरह वर्तमान में लेकर चलें तो वर्तमान में हमारे संसद का चुनाव होता है। लोकसभा जैसे बनती है तो उसके सदस्यों का चुनाव होता है। यहाँ भी उसी तरह संविधान सभा का चुनाव हुआ और उसके सदस्य चुन लिए गए। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही लोकसभा का चुनाव हो जाता है, हमारे सदस्य चुन लिए जाते हैं, उसके बाद सरकार बनती है। सरकार बनते ही क्या बनाते हैं, मंत्री परिषद का गठन होता है। यहाँ पर भी तो अंतरिम मंत्रिमंडल है वो बनाई गई। मतलब पहले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, उसके बाद अंतरिम मंत्रिमंडल बनाई गई। और अंतरिम मंत्रिमंडल बनी क्योंकि कोई भी नियम या कानून बनता है तो बिना मंत्रिमंडल के वो नहीं बन पाता है, उसको कानूनी स्वरूप नहीं मिलता है। क्योंकि जो सदस्य होते हैं संसद के, पहले अगर वर्तमान में बात करें तो संसद सदस्य हैं जो कानून बनाते हैं, लेकिन उसको लागू करने का अधिकार वैसे किसके पास होता है, मंत्री परिषद के पास ही होता है। उसी तरीके से पहले जब हमारी संविधान सभा बनी तो उसके सदस्य जो थे उनका कार्य था संविधान का निर्माण करना। लागू कौन करेगा, लागू करने के लिए हमें मंत्री परिषद की आवश्यकता पड़ेगी, अंतरिम मंत्रिमंडल की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हमने इस अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन है वो किया 2 सितंबर 1946 को। अब हमारी मंत्रिमंडल भी बन चुकी है, तैयार है मंत्रिमंडल। पहले मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग वो शामिल नहीं हुई थी, लेकिन अक्टूबर 1946 में वो भी इसमें शामिल हो गई। तो मुस्लिम लीग के सदस्य भी है वो अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। अब संविधान निर्माण के लिए समितियां बनाई गई हैं, क्योंकि संविधान जब निर्माण होता है तो उसके लिए समितियों की आवश्यकता भी पड़ती है। तो अलग अलग संविधान के निर्माण के लिए समितियों का गठन है वो भी किया गया। तो समितियों की बात करेंगे उससे पहले अपने बात कर लेते हैं कि बैठकों की। तो बैठकें मूल रूप से अगर हमारा संविधान बनना की शुरुआत है संविधान की बैठकों से ही होगी। जैसे ही पहली बैठक होगी तभी से शुरू हो जाएगी हमारे संविधान का निर्माण, क्योंकि रोजाना बहस होगी। जैसे हर बैठक में बहस होगी, हर मुद्दे पर एक मुद्दा रखा जाएगा, उस पर बहस होगी कि ये हमें लागू करें या ना करें, उसके बाद ही उसको लागू किया जाएगा। और इसीलिए प्रथम बैठक बुलाई गई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक बुलाई गई। और इस प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया प्रथम बैठक का। और प्रथम बैठक की बात करें तो इसमें केवल 207 सदस्य ही शामिल हुए थे। प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 को केवल 207 सदस्य ही आए बैठक में। क्योंकि इसके ना आने का कारण ये था, एक तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, दूसरा हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। तो इस तरह से, और कुछ जो महिला सदस्य चुनी गई थी उन्होंने भी इसमें भाग नहीं लिया था। तो इसलिए यहाँ पर मुस्लिम लीग नहीं आई, हैदराबाद रियासत शामिल नहीं हुई, कुछ महिलाएं इसमें शामिल नहीं हुई। तो कुल मिलाकर 207 सदस्य ही शामिल हुए प्रथम बैठक में जो बुलाई गई थी। और इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे। दूसरी बैठक बुलाई गई 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष है वो बनाए गए। और इस तरह से ये दूसरी बैठक हो गई। और इसके आगे अपने नेक्स्ट करेंगे और इसके आगे अपने जो भी है 5 अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।